और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां पर मीरपुर में अपोजिशन पार्टी के एक सीनियर लीडर के काफिले पर जुमे को हमला हुआ और लीडर पर हमला उस वक्त हुआ जब वो 1971 जंग आजादी के शहीदों के एक यादगार पर खिराज अकीदत पेश करके लौट रहे थे। खबर के मुताबिक जतिया ओखिया फ्रंट लीडर कमाल हुसैन के काफिले को मार्टर्ड इंटेलेक्चुअल मेमोरियल के करीब निशाना बनाया गया और वाकये के वक्त वो और उनके साथ इत्तेहाद के दीगर लीडरान अपनी कार में बैठ रहे थे। जतिया ओकिया फ्रंट दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, हुसैन की क़यादत वाली पार्टी ओकिया प्रक्रिया, जतिया समाजतांत्रिक पार्टी और नागरिक ओकिया का इत्तेहाद है। इस हमले में ओकिया फ्रंट के 12 लीडर और कारकुनान जख्मी हुए और 7 कारों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में हुसैन को चोट नहीं पहुंची। अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के हमले 30 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन से पहले अपोजिशन को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। इधर यमन के हूसी बागी स्वीडन में एक हफ्ते तक चली बातचीत के बाद सना लौट रहे हैं और एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेकाद उसका किया गया। इसमें हूसी बागियों ने मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजों पर बातचीत की और इस पूरे अमल में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सराहा। हूसी बागियों ने इस कदम को अमन की तरफ पेशकदमी करार दिया। इधर यमन में जारी खाना जंगी के खात्मे के हवाले से स्वीडन के मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज सलामती काउंसिल में पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद नताइज को लेकर के इजलास में बहस होगी। खबरों के मुताबिक यमन के लिए यूएन के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफिथ सलामती काउंसिल को यमन में हुए मुज़ाकरात की ब्रीफिंग देंगे। वाज़ेह है कि जुमेरात को यूएन में यमन के मुतहरिब फरीकैन के दरमियान 3 साल से जारी लड़ाई के खात्मे के लिए इत्तेफाक कायम किया गया है। यमन हुकूमत और हूसी बागियों के मुज़ाकरातकारों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है। अल हुदैदा शहर और उसकी बंदरगाह का कंट्रोल यूएन के हाथ में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस मुज़ाकरात से लाखों लोगों की अबतर मुआशी सूरत हाल से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी तस्लीम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने तस्दीक कर दी है कि उनकी हुकूमत मगरबी यरूशलेम को इसराइल की राजधानी तस्लीम करती है। फिलहाल उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का सिफारत खाना उस वक्त तक अबीब से मुंतकिल नहीं होगा जब तक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनियों की अपनी रियासत की राजधानी मशरिकी यरूशलेम हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने दहाइयों से चले आ रहे अमेरिकी कानून में तब्दीली करके यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाने की मंजूरी दे दी थी। Australia now recognises West Jerusalem being the seat of the Knesset and many of the institutions of government is the capital of Israel. West Jerusalem is the capital of Israel. And we look forward to moving our embassy to West Jerusalem when practical in support of and after final status determination. We've decided to start the work though now to identify a suitable site for an Australian embassy in West Jerusalem. Out of respect for the clearly communicated preference of the Israeli government for countries to not establish consulates or honorary consular offices in West Jerusalem, the Australian government will establish a trade and defence office. Furthermore, recognising our commitment to a two-state solution, the Australian government has also resolved to acknowledge the aspirations of the Palestinian people for a future state with its capital in East Jerusalem. Australia believes this position respects both our commitment to a two-state solution and long-standing respect for relevant Security Council resolutions. It's a balanced view. It's a measured view. It's a well-considered view. It reinforces our clear view that the status of Jerusalem can only be resolved through direct negotiations between the parties consistent with those relevant Security Council resolutions.
और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट कमर आगा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। कमर सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, ये जो डेवलपमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने तस्लीम कर लिया, लेकिन ये कह रही कि जब तक अमन नहीं हो जाता फिलिस्तीन और इसराइल के बीच, तब तक वो अपना सफारत खाना मुंतकिल नहीं करेगा। ये तो डुअल स्टैंड हुआ। एक तरीके से जबानी तौर पर अमल कर लिया, लेकिन अमली तौर पर इसको मुमकिन कर पाना अभी बहुत वक्त लग सकता है। नहीं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो वहां पे शिफ्ट कर देगी। कुछ ही सब वक्त के अंदर एक स्टेप और आगे वो बढ़ जाएगी जो दूसरी गवर्नमेंट होगी। काम स्टेप बाय स्टेप होता है यूरोप में। यूरोपियन कोई इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेते, लंबे प्लान के तहत काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जेरूसलम को तो मान ही लिया, वेस्ट जेरूसलम भले कहें। और इजराइल का मानना यह है कि यूनाइटेड जेरूसलम जो है वही कैपिटल है, अब उसका दोबारा कोई पार्टीशन या उसमें बदलाव नहीं होगा। और वो उसी के हिसाब से जेरूसलम का कैरेक्टर जो है उसको भी बदल रहे हैं। इस्लामिक से अब वो वेस्टर्न स्टाइल में वहां से मुस्लिम बस्तियों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, और वहां पे वेस्टर्न स्टाइल हाउसिंग सोसाइटी इस्टेब्लिश की जा रही है ईस्ट जेरूसलम में, जो को उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सर, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा कदम उठाया और साफ तौर पर ये कहा कि हम तस्लीम करते हैं, इसका असर क्या होगा और इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जल्दी ही न्यूजीलैंड भी मान लेगा और कनाडा भी शिफ्ट कर देगा, फिर उसके बाद इंग्लैंड मान लेगा। ये पांचों कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की तो हेड ऑफ द स्टेट भी इंग्लैंड की क्वीन ही मलका ही होती हैं। तो ये तो सब एक के बाद एक लिया जाएगा। जब अमेरिकन लिया, फिर उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी दूसरी जो है फ्रांस, जर्मनी, ये सब कर लेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि अरब के जो हुक्मरान हैं, इनका कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। ये अपने मसलों में फंसे हुए हैं, लड़ाइयों में, जंगों में, और एक के बाद एक हुकूमत फेल हो रही है। सूडान, सोमालिया, यमन, एक लंबी लिस्ट है, अफगानिस्तान, फिर उसके अलावा पता नहीं कितने, नॉर्थ अफ्रीका, सहल रीजन में, माली, चैड, नाइजर, कैमरून, ये सब बिल्कुल फेल्ड स्टेट की तरह है, सिविल वॉर। सर, जब आप इतनी बात कह रहे हैं सर, तो ये आने वाले वक्त में क्या, किस ओर शिफ्टिंग हो रही है, क्या जाहिर करता है ये सब कुछ, ये डेवलपमेंट जो हो रहा है और जो हो सकता है, होने वाला है, जिसके इम्कान है? देखिए, खुद सऊदी अरेबिया इस वक्त ये कह रहा है कि पीस एग्रीमेंट होना चाहिए इजराइल की टर्म के ऊपर, उन्हीं ने वायदा किया है। और फिर उसके बाद अब क्या उम्मीद करते हैं दूसरों से? फिर उसके अलावा ये है कि अरबों की पॉलिसी में कोई अरब देश मुझको ऐसा नजर नहीं आता जो खुल के फिलिस्तीन की हिमायत कर रहा हो इस वक्त। सब यही कहते हैं फिलिस्तीन ही पे प्रेशर पड़ता है जब भी होता है, कोई मसला बढ़ता है या कोई उनका मूवमेंट चलता है, चाहे वो इजिप्ट हो या चाहे वो दूसरे अरब ममालिक हो, कोई भी उनके कॉज को, चैंपियन को यूनिटी नजर नहीं आती। वो एक कंट्री है जो, अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशन एक जरूर ये पास कर देते हैं सख्ती के साथ, उसके ऊपर अमल नहीं करते। जब भी कोई मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका या यूरोप जाता है, फिलिस्तीन की कोई बात नहीं होती। पहले होती थी बात फिलिस्तीन की, बायलैटरल रिलेशंस में भी फिलिस्तीन गायब है। कलेक्टिव बस यही इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, ये अपनी जनता के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, उस पर अमल करते नहीं। तो सर, आप जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करने वाली हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते आगे, यमन के हुदैदा में बाहरी इलाकों में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है और झड़प भी हुई है। यूएन की सीज फायर की कोशिशों के दौरान यह हुदैदा में झड़प का पहला वाकया है। शहरियों का कहना है कि उन्हें गोली और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दी। इस इलाके में सऊदी हामी बड़े पैमाने पर रह रहे थे। हालांकि यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा में नाफिज हुई जंगबंदी के बाद ये लोगों में एक उम्मीद जगी थी। वाज़ेह है कि जंग में शामिल दोनों फरीक स्वीडन में हुए मुज़ाकरात के बाद मुआहदे के लिए मुत्तफिक हुए थे।
इधर इस्राएली अफवाज का फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार जुल्म और सितम जारी है। रामल्लाह में इस्राएली अफवाज के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे 18 साला महमूद नखलेह को हलाक कर दिया गया। फिलिस्तीन वजीर सेहत के मुताबिक महलूक नौजवान जलाजुन कैंप में रह रहा था। खबरों के मुताबिक महमूद को इसराइलियों ने 10 मीटर की दूरी से गोलियों से भून दिया। इस पर इस्राएली अफवाज ने सफाई देते हुए कहा कि पहले महमूद को हिरासत में लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। उसके बाद उसको रोकने के लिए गोली चलाई गई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन कारोबार, तरक्की और इलाके में मुसलसल चल रहे तनाज़े को खत्म करने पर मुज़ाकरात के लिए काबुल में मीटिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सदर के नायब तर्जुमान शाह हुसैन मुर्तजवी ने यह बताया कि लीडरों की मीटिंग में इलाकाई इक्तिसादी तरक्की से लेकर के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई तक हर चीज पर बातचीत की जाएगी। 3 पड़ोसी मुल्कों के बीच ये ऐसी दूसरी मीटिंग है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ओहदा संभालने के बाद से लेकर के अब तक काबुल के दूसरे दौरे में इस मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपनी सरहदों पर सरगर्म तालिबान और दीगर दहशतगर्दाना जमातों से लड़ने में नाकाम रहने के लिए लंबे वक्त से एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। If this dialogue continues and prolongs for the future, more dialogues and more discussion, more roundtable discussion, I'm sure at the end we will have a positive result from this. Really be fruitful for Afghanistan, for the peace of Afghanistan, and also for the relationship between the three countries. So we think China has a mutual interest between Afghanistan and Pakistan. Major countries, China is considered one of the major countries economically, politically, and militarily in the region. The Chinese involvement on the positive, from the positive aspect is extremely important. और ब्रसेल्स की एक अदालत ने हमास की तरफ से दी गई अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अर्जी में कोर्ट से अपील की गई थी कि वो हमास को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाले और यूरोपीय ममालिक में इसके मुंजमिद किए गए असासे बहाल करे। ताहम अदालत ने अर्जी को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि 2007 में फिलिस्तीन के गाजा पर हुकूमत करने वाली तंजीम हमास पर 9/11 के हमलों के बाद पाबंदी आयद कर दी गई थी। हमास और यूरोपियन ममालिक के दरमियान कानूनी जंग का ये आखिरी मरहला है जिसमें हमास को फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा है। हमास तवील अरसे से यूरोप में पाबंदियां उठाए जाने के लिए कोशा है। इधर इराक ने तुर्की फौज की फिजाइया हदूद में लगातार खिलाफ वर्जी से तंग आकर के तुर्की के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया है। इराकी वजारत खारजा ने कहा है कि बगदाद में तुर्की सफीर को दफ्तर में तलब करके उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है। तुर्की के लगातार खिलाफ वर्जियों के इराक ने शदीद मजम्मत की है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शुमाली इराक के जबल संजार और मखमूर पर बमबारी हुई थी। इसमें मुताद्दिद शहरी हलाक भी हुए थे और बड़ी तादाद में इमलाक को भी नुकसान पहुंचा था। दूसरी जानिब तुर्की का कहना है कि शुमाली इराक में छिपे हुए कुर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें 8 कुर्द जंगजू मारे भी गए। इधर तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका ने शाम के मनबस कुर्द के जंगजुओं को वहां पर बाहर नहीं निकाला तो तुर्की फौज को मनबस में दाखिल होने का हुक्म दे दिया जाएगा। और अर्दगान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रवां हफ्ते अंकारा में शाम में जंगजुओं के खिलाफ नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। तुर्क हुक्काम का यह कहना है कि जल्द ही दरियाए फरात के एतराफ में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ भी नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस्तांबुल में तकरीब से खिताब करते हुए तुर्की के सदर ने यह कहा कि वो फरात के मशरिकी किनारे पर अमन बहाली के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनका निशाना अमेरिकी फौज नहीं बल्कि कुर्द के जेर कब्जा इलाके को खाली कराना है। दूसरी जानिब अमेरिका ने तुर्की को खबर दिया है कि वो शुमाली शाम में
कुर्दों के खिलाफ किसी किस्म की फौजी ऑपरेशन से गुरेज करे, वरना संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। वहीं पेंटागन का यह कहना है कि शुमाली शाम में तुर्की अफवाज की मुदाखलत नाकाबिले कबूल होगी। बात नेपाल की, जहां पर नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ऊपर की नई इंडियन करेंसीज के चलन पर पाबंदी लगा दी है। नेपाल की नोटबंदी ने एक तरफ जहां नेपाली लोगों को मुश्किल में डाल दिया, तो वहीं सरहदी इलाके के लोगों पर भी इस फैसले का काफी असर देखा जा रहा है। नेपाल सरकार ने मुल्क में 100 रुपए से ऊपर कीमत वाले हिंदुस्तानी नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब वहां पर 200, 500 और 2000 रुपए के हिंदुस्तानी नोट का लेन देन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इससे वहां जाने वाले हिंदुस्तानी सयाहों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी हाल ही में पटना से नेपाल के बीच दोस्ती बस सर्विस शुरू हुई है और इस फैसले के बाद बस से सफर करने वाले मुसाफिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। नेपाल कैबिनेट ने बीते कल 200 और 500 और 2000 के नोट को बंद कर दिया है, जिससे कि इंडियन करेंसी जो यहाँ से लेके जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बड़ी संख्या में प्रतिदिन यहाँ से पर्यटक नेपाल जाते हैं, नेपाल से लोग बिहार आते हैं, भारत आते हैं जाकर के। तो सामने विषय जो आ रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया गया है जाकर के। तो भारत सरकार इन बातों को देखती है, केंद्र का मामला है। इधर नेपाल से मुतसिल बिहार के सरहदी इलाकों में इसका असर भी दिखने लगा है। बेतिया, फॉरबिसगंज, सुपौल और सीतामढ़ी के कारोबारी नेपाल सरकार के इस फैसले से हैरान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें हिंदुस्तान नेपाल की सरहद पर बसे नेपाली कारोबारियों को हो रही है, क्योंकि उनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया हिंदुस्तानी शहरियों से होने वाली खरीदारी से ही है। ये जो संबंध है नेपाल और इंडिया का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बंद नहीं होना चाहिए। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कदम नेपाल गवर्नमेंट ने उठाया है, वो मेरी नज़र में, मेरे सोच से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल सरकार के इस फैसले से जहां वहां के मकामी लोग परेशान हैं, तो वहीं नेपाल के इक्तदार में शामिल लोग भी इसे सही नहीं ठहरा रहे। नेपाल के लीडर प्रमोद शाह ने इसे नेपाली मधेशियों के साथ भारत के ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए एक साजिश करार दिया है। भारत का जो संबंध है, खास करके मधेशियों के साथ जो संबंध है, उस संबंध को दूर करने का काम ये नेपाल सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये खेदपूर्ण है, ये निंदनीय है। जब नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान सरकार ने नए नोट जारी किए थे, तो उस वक्त नेपाल सरकार ने अपने शहरियों से नए नोटों के बारे में मौकिफ साफ नहीं किया था। ऐसे में 2 साल से नए इंडियन नोट वहां पर बेरोक टोक चल रहे थे। नेपाल सरकार ने अचानक 200, 500 और 2000 की करेंसी पर पाबंदी क्यों लगाई, ये अब आलमी इशू बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर कोलंबियाई एथलीट कैथराइन एबरगुइन ने यह कहा है कि उनकी सारी तवज्जो 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर मरकूज है। गुज़िश्ता हफ्ते IAAF की जानिब से दुनिया की बेहतरीन खातून एथलीट का एजाज हासिल करने वाली एबरगुइन बागोटा में साफियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये बात कही कि टोक्यो ओलंपिक में वो अपना बेहतरीन मुजाहिरा करने को लेकर के पुरअज़्म है। वाज़ेह हो कि एबरगुइन के लिए ये साल बेहद कामयाबी वाला साबित हुआ। साल 2018 में उन्होंने लॉन्ग और ट्रिपल जंप में वस्ती अमेरिकी और कैरेबियाई गेम्स, IAAF कॉन्टिनेंटल कप और IAAF डायमंड लीग में भी तलाई तमगा हासिल किया। 34 साला एबरगुइन लॉन्ग, हाई और ट्रिपल जंप के मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। कई ओलंपिक तमगे हासिल कर चुकी एबरगुइन ने यह कहा कि उन्होंने हमेशा अपने लिए ऊंचे हदफ का ताउन किया है। मैं सोचती हूँ और मेरा अहद है कि मैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करूं। ये मेरा अपने मुल्क से, ओलंपिक कमेटी से और खुद अपनी जात से अहद है। ये कोई खुफिया चीज नहीं है। मैंने ये हमेशा कहा है और रिकॉर्ड पर है कि ये मेरा सबसे बड़ा हदफ है।
मैं दुनिया की बेस्ट एथलीट हूँ। खेलों की तारीख में किसी खातून ने इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई है। मेरी ये कोशिश होती है कि हर साल अपने लिए नया मेयार मुकर्रर करूं और आलमी रिकॉर्ड बनाऊं। और कतर की राजधानी दोहा में होने वाले 2022 फीफा आलमी फुटबॉल टूर्नामेंट में 48 टीमें शिरकत कर सकती हैं। दोहा में आलमी कप के हवाले से चल रही तैयारियों का जायजा लेने आए फीफा सदर गियानी इन्फांटिनो ने यह कहा कि फीफा के ज्यादातर मेंबर ममालिक 2022 आलमी कप में ज्यादा टीमों की शिरकत चाहते हैं। इस बारे में दरअसल उन्होंने आखिरी फैसला मार्च में होने वाली मीटिंग में किया जाने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो टूर्नामेंट को दूसरे ममालिक में भी मुनक्किद कराना पड़ सकता है, लेकिन कतर के पड़ोसी ममालिक से मौजूदा ताल्लुकात को देखते हुए इसकी उम्मीद फिलहाल कम नजर आती है। बाजुओं की टीमों की तादाद को लेकर के फीफा पहले ही फैसला कर चुका है, लेकिन इसे 2026 आलमी कप से नाफिज करना है। फीफा सदर दोहा में भी इसे लागू करने के इम्कानात पर गौर खोज कर रहे हैं। Is it feasible or not? That's the question. Is it feasible to do it only in Qatar? Difficult, probably. Is it feasible to have a few games being played in neighboring countries? Well, maybe this is an option. Racism in football has not been a specific topic of this summit, but it is an issue. It is a topic that we are taking very, very seriously, and that we are fighting. And just to have a slogan, say no to racism or anything like that, is not enough. VAR at the World Cup was a success story. It was successful because it helped the referees. And this is proven by facts, it's not just opinions. Without VAR, the accuracy of refereeing decisions, of correct refereeing decision, was 95%, which is already very high. 95% of the decisions of the referees were correct. Thanks to VAR, this percentage has grown to 99.3% in 455 cases that we had during the World Cup. और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।